दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आखिर उमर खालिद को अब तक जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये सवाल अब सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच उमर खालिद से जुड़ा हुआ एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसी वीडियो को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि अगर उमर खालिद ने उस समय इस तरह का बयान नहीं दिया होता तो शायद आज उन्हें जमानत मिल चुकी होती। आगे इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उमर खालिद के मामले को लेकर क्या कहा है और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को किस नजरिए से देखा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ये वीडियो जेएनयू से सामने आया है। जेएनयू में एक बार फिर नारेबाजी हुई है और इस नारेबाजी को टीवी मीडिया के एक बड़े हिस्से ने विवादित नारेबाजी करार दे दिया है। सवाल यह है कि जेएनयू में क्या नारे लगाए गए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी और आरएसएस को लेकर वहां क्या कहा गया? और सबसे अहम बात, उमर खालिद के समर्थन में किस तरह की नारेबाजी की गई? सरकार को किस अंदाज में छात्रों ने घेरा और क्यों ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया? दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है? हमारे ख्याल से कानून और मर्यादा के दायरे में रहकर विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां गलत मानी जाती हैं, तो फिर यही नियम पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए, चाहे वो राजीव गांधी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू। लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है, आखिर देश में ऐसे हालात क्यों बनते आ रहे हैं? क्यों सरकार के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी अब खुलकर होने लगी है और क्यों असंतोष की आवाजें लगातार तेज होती जा रही हैं? आप देख रहे हैं कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध के स्वर लगातार बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। नाराजगी है, असंतोष है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। जेएनयू से सामने आए इस वीडियो ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जेएनयू में ये नारेबाजी आखिर हुई क्यों? इसके पीछे गुस्सा क्या है, कारण क्या है और क्या ये सिर्फ एक छात्र आंदोलन है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा गहरी बात छिपी हुई है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये देखा जा रहा है कि नारेबाजी किस संदर्भ में हुई, किसने की और क्या कोई कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये नारेबाजी की है अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने सत्ता को चुनौती दी है, सरकार को खुली चेतावनी दी है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने शर्जील इमाम और उमर खालिद का समर्थन किया है और इसी आधार पर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों का ही संबंध जेएनयू से रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, उसके बाद उनकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों में आक्रोश फैल गया। जो लोग उमर खालिद की सोच से सहमत हैं, उन्होंने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह सब सरकार के दबाव में हो रहा है और न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं रह गई है। इसी बीच एक और बड़ा चौंकाने वाला दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि जिन जजों ने यह फैसला सुनाया है उनका संबंध गुजरात से है और इसी वजह से यह फैसला इस तरह आया। इस दावे को लेकर भी देश भर में बहस तेज हो गई है। इस पर
क्या कहा गया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं। प्रशांत भूषण ने इस मामले को लेकर अंग्रेजी में एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने बेहद साफ और सीधे शब्दों में कहा है कि यह फैसला शॉकिंग, अनफेयर और इनजस्टिस है। प्रशांत भूषण का कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, बल्कि हमेशा हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रशांत भूषण के मुताबिक ये लोग दंगे भड़काने वाले नहीं हैं, ये लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोग हैं और कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते। लेकिन दूसरी ओर आरोप ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस लगातार उमर खालिद को आतंकी साबित करने पर तुली हुई है। दिल्ली पुलिस बार बार यही दोहरा रही है कि उमर खालिद ही दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। इसी आधार पर उमर खालिद पर यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में बंद रखना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि शर्मनाक भी है। उन्होंने इसे सीधे सीधे अनफेयर और शेमफुल बताया है। प्रशांत भूषण एक लाइन में साफ कह देते हैं कि उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक उमर खालिद कोई आतंकी नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, ना बलात्कारी है, ना हत्यारा है। ऐसे व्यक्ति को सालों तक जेल में रखना कानून और इंसाफ दोनों का मजाक है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी विडंबना भी सामने आ रही है। देश में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां रेपिस्टों और बलात्कारियों को तुरंत जमानत मिल गई है। जो लोग खुलेआम संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर जलाते हैं, पुतले जलाते हैं, उनके मामलों में तुरंत बेंच बना दी जाती है, तुरंत सुनवाई शुरू हो जाती है। अभी हाल ही में एक मामले में 2 दिन जेल में रहने के बाद ही जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उमर खालिद को देखिए, पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, ना तो ट्रायल शुरू हुआ है और ना ही जमानत मिली है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि 1 साल तक जमानत के लिए दोबारा अपील ना की जाए। अपने ट्वीट के आखिर में प्रशांत भूषण लिखते हैं, शेमफुल एंड मेक्स ए मॉकरी ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी यह फैसला जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मजाक उड़ाता है। प्रशांत भूषण साफ तौर पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां एक नागरिक से उसका जीने का अधिकार और आजादी छीनी जा रही है। इस बीच उमर खालिद की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना मिलने के बाद उमर खालिद ने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि अब जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है। उमर खालिद की पार्टनर ज्योत्ना लहड़ी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने साथी आरोपियों के लिए खुश हैं और उन्हें राहत महसूस हो रही है जिन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उमर खालिद के लिए अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जेल ही उनकी दुनिया बन चुकी है। ये बयान उमर खालिद की गहरी निराशा और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जमानत ना मिलने के फैसले से वो बेहद मायूस हैं। अब दोस्तों, मैं आपको उमर खालिद का वही बयान सुनाने जा रहा हूं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यही पूरे विवाद की असली जड़ है। यह दावा किया जा रहा है कि उमर खालिद ने यह बयान नहीं दिया होता तो शायद अब तक उन्हें जमानत मिल चुकी होती। पहले आप ये बयान सुनिए। सामने आया प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है उमर खालिद की। उमर खालिद ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना मिलने के बाद उमर खालिद ने कहा है कि अब जेल ही उसकी जिंदगी है। उसकी पार्टनर बनो ज्योत्सना लहड़ी ने कहा कि वे सह आरोपियों के लिए खुश और राहत महसूस कर रहे हैं जिन्हें जमानत मिल गई। साथ ही कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी बन गई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं उमर खालिद। अब मैं आपको उमर खालिद का वो बयान दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यही असली जड़ है विवाद की। यही उमर खालिद ने अगर नहीं बोला होता तो उन्हें कब की जमानत मिल गई होती। सुनिए जरा। देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है। वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जब देश में यह बदहाली है, एक किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, मतलब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही समय है आपकी सरकार आने के बाद आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा 50,000 से 80 करोड़ पहुंच जाता है। तो कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते,
आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं। दोस्तों, अब एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, उसमें शामिल थे जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया। इन दोनों जजों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। शीतल पी सिंह ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि दोनों ही जजों का संबंध गुजरात से रहा है और इसी आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई और वजह है। शीतल पी सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जस्टिस अरविंद कुमार पहले गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। वहीं जस्टिस NV अंजारिया ने अपने शुरुआती करियर में गुजरात हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की, फिर वहीं न्यायाधीश बने और बाद में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। शीतल पी सिंह ने यह भी उल्लेख किया है कि इसी बेंच ने हाल ही में अडानी पावर कंपनी से जुड़े एक मामले में गुजरात से संबंधित विवाद में कस्टम ड्यूटी को लेकर राहत दी है। इसी संदर्भ में उन्होंने सवाल उठाए हैं और इसे एक बड़े खुलासे के तौर पर पेश किया है। हालांकि यह बात साफ तौर पर कहना जरूरी है कि किसी भी जज पर इस तरह का आरोप लगाना बेहद संवेदनशील मामला है और इसे बिना ठोस आधार के सच मान लेना उचित नहीं है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाना गंभीर विषय है, लेकिन साथ ही यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जजों को अपने आचरण, निर्णयों और सार्वजनिक धारणा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर लोगों का भरोसा बना रहे। शीतल पी सिंह का यह भी कहना है कि गुजरात कनेक्शन की वजह से उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये उनका निजी आकलन है और इस पर अलग अलग राय हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, ये पूरा मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत तक सीमित नहीं रह गया है। ये मामला न्याय, निष्पक्षता और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब आपसे मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आखिर उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या वो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का मामला है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।